हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसमें हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। आज डे 9 से रिलेटेड जो भी हमारा क्वेश्चन है उस पर हम जो है डिस्कशन करेंगे। और एक इसके अलावा जो भी लर्नर या जो भी स्टूडेंट्स जो है इस प्रोग्राम से हमारा जुड़ना चाहता है वो आपका जो है मैंने डिस्क्रिप्शंस में आपका लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप से जो जुड़ सकता है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे हम जो है कौन सा आपका डे 1 डे 2 डे 3 इस तरीके से जो भी प्रोग्राम है वो कंटिन्यूस पे चलता है, उसी पे आप जो है जो इसका पीडीएफ है वो भी आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो हमारा यूट्यूब है इस पे आप जो है डिस्कशन देख सकते हैं और जो भी आपका प्रोग्राम है कि किस तरीके से डे 1 डे 2 डे 3 चल रहा है और उसका जो है पीडीएफ जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जो है प्रॉपर डेली आंसर राइटिंग सिस्टम मिल सके। आप ऑलरेडी पहले क्वेश्चन लिख लें और देन इस डिस्कशन को देखें तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में आप क्या लिख रहे हैं, यहाँ क्या मिल रहा है, किस तरीके से फर्दर आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इनिशियल लेवल पे पहले अपने स्टडी करते रहेंगे तो उससे आपको ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि आप पहले अपने स्तर पे प्रयास करेंगे। इसके लिए मैंने आपको बुक भी बताया था, आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हैं, घटना चक्र की बुक ले सकते हैं, पेपर 5 पेपर 6, और आप जो है जो राकेश सर की है उनकी बुक भी, राकेश सारस्वत की बुक भी ले सकते हैं पेपर 5 और पेपर 6 के लिए। और उसी के बेस पे पहले उसे इनिशिएट पढ़िए, इसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए जो हम डे बाय डे देते हैं, और देन इस यूट्यूब के डिस्कशन को देखिए, तभी आप ज़्यादा बेटर वे में चीज़ों को समझ पाएंगे। और इसके लिए आपका जो है जो सब्सक्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है टेलीग्राम का, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हो ताकि आपको जो है डे बाय डे इंफॉर्मेशन मिलते रहे कौन से क्वेश्चन आपको लिखने हैं, और उसका जो है एक तरीके से पीडीएफ फॉर्म में आपको सॉल्यूशन भी मिलते रहे। उसको भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, तो आपके जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उसका एक आपके पास हैंड आउट टाइप आपका रेडी हो जाएगा ओवरऑल पूरे क्वेश्चनों का मिलके। तो फिर आप कभी भी उस पर क्विकली रिवीजन भी कर सकते हैं, उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। उस तरीके से अगर आप लेके चलेंगे तो आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा बेटर रहेगी। केवल आपका जो है यूट्यूब के वीडियो पर ही आपको नहीं रहना चाहिए, यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं नो डाउट 1-2 बार, लेकिन अपना एक पीडीएफ बना के रखेंगे अगर आप जो है ओवरऑल सारे क्वेश्चनों का, तो वो भी आपको जो है एक महत्वपूर्ण फायदा आपको लगातार देगा। ठीक है, तो अभी हम डे 9 पे स्टार्ट करते हैं अपने, जिसका हमारा टारगेट है 125 मार्क्स, और चलो इसमें स्टार्ट करते हैं पूरी शिद्दत के साथ। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा जो है ये है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, और उत्तर प्रदेश में जो डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी है वो इसमें क्या भूमिका निभाता है। तो पुरातत्व निदेशालय जो है आपका, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर रखूंगा। रीजन क्यों है, एक तो मैं इसमें आपको आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की आर्कियोलॉजिकल साइट्स बताओ। देखो अभी तक हमने पढ़ी थी कि भाई नवपाषाण काल में कौन सी साइट्स आई थी, हड़प्पा में कौन सी आई, फिर आपकी एक बेलन वैली के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, महाजनपद वगैरह पढ़े। अब अगर हम पीछे झांके देखें तो हमें एक ऐसा क्वेश्चन चाहिए जिसमें वो अगर हमसे ये पूछ लें कि भाई आर्कियोलॉजिकल साइट्स उत्तर प्रदेश की क्या हैं, तो इसमें हम पूरा पाषाण काल से लेके मध्य आपका आगे तक का जो अब आपका जो है टाइम चल रहा है, उन सारे टाइमों को का कि भाई आपका जो है मेडाइवल हिस्ट्री भी देख लें, उन सारे चीज़ों तक का जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट साइट छांट लें और उन साइटों को डिस्कस करें। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है ओवरऑल कि उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स कौन सी होंगी। अब आप एक चीज समझिए कि अगर मैं पूरा पाषाण काल से लेकर चलूंगा कि पूरा पाषाण काल, देन मध्य पाषाण काल, देन नव पाषाण काल, फिर फर्दर, तो आपकी बहुत ज़्यादा साइट्स हो जाएंगी। तो आप सभी क्षेत्रों में से कुछ इंपॉर्टेंट साइट उठा सकते हैं और इस तरीके से इसको एड्रेस करेंगे हम क्वेश्चन को। तो एक ओवरऑल सब जगह से कुछ कुछ साइट्स उठा के हम ओवरऑल साइट्स बनाएंगे जो उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जो पुरातत्व निदेशालय है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो आपका पुरातत्व स्थलालय है, ये आपका डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी जो है उत्तर प्रदेश की, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात करना है कि जो पुरातत्व निदेशालय है उत्तर प्रदेश में वो किस तरीके से इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स को
संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जहां तक मुझे लगता है इसके ऊपर अभी तक देखो, अभी तक यूपीपीसीएस में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट कभी भी टाइम में भी इस ईयर आपका जो है, क्योंकि ये मेंशन किया हुआ है उसने आर्कियोलॉजी को स्पेशली और डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी को मेंशन किया गया है, तो इस पुरातत्व निदेशालय के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में ये जो निदेशालय है वो किस तरीके से आर्कियोलॉजिकल साइट्स को कंजर्व करके रखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है, इसीलिए मैं मानता हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इस पे आपको जो है डिस्कशन करना चाहिए। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ उत्तर प्रदेश क्या है, तो पहले हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसी के लिए उसमें लेंगे। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, जो हमारा, तो इसके ऊपर हम पहले बेसिक में जाएंगे उत्तर प्रदेश के पुरातत्व निदेशालय के अंदर, और उसके बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे, वही हमारा इंट्रोडक्शन बनेगा। तो अब क्या है, तो वास्तव में अगर आप देखें तो पुरातत्व निदेशालय जो है हमारा उत्तर प्रदेश, उसकी स्थापना होती है 1951 में। ठीक है, 1951 में लगभग एक स्थापना हो रही है, उससे पहले भी चल रहा है लेकिन ये अलग अलग फॉर्म में चल रहा है। तो एक रियल सेंस में एक स्वतंत्र बॉडी के रूप में ठीक ठाक आप मान सकते हैं कि 1951 में इसकी स्थापना होती है, और आपका जो है डॉक्टर संपूर्णानंद जो है उस समिति के एक रिकमेंडेशन पे होती है कि भाई ठीक है इस तरह का निदेशालय बनना चाहिए, ताकि सभी चीजों का सर्वेक्षण हो सके, सर्वेक्षण हो सके, प्रवासन हो सके, ये सारी चीजों को पुरातत्व स्तर पे संरक्षित किया जा सके। और सबसे पहले जो प्रथम पुरातत्व अधिकारी भी होंगे, फिर इसमें एक ऑफिसर लगा बनाया गया, वो थे डॉक्टर कृष्ण दत्त वाजपेयी। तो कृष्ण दत्त वाजपेयी को पहला पुरातत्व अधिकारी बनाया गया, और संपूर्णानंद समिति की रिकमेंडेशन पे ये आपका पूरा निदेशालय स्टैब्लिश हुआ उत्तर प्रदेश में। अब ये बहुत सारे फॉर्म बदलता रहेगा, अलग अलग फॉर्म में आता रहेगा, उसका हमें ज़्यादा जिक्र नहीं करना है, हमें तो बस बेसिक स्तर पे पहले ये बता देना है कि भाई ये एक निदेशालय बने 1951 में, देश की आज़ादी के बाद संपूर्णानंद जी समिति के रिकमेंडेशन पे इन्हें बनाया गया, और उसके बाद जो है जो आपके कृष्ण वाजपेयी थे इनको पहला पुरातत्व अधिकारी बना दिया गया। इस तरीके से हमने एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ उत्तर प्रदेश की, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें बताना है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग क्षेत्र से साइटें लेंगे, एक दो आपका एक आदि मेडाइवल और एक दो आपका मध्य पाषाण पूरा पाषाण से ले लेंगे, फिर नव पाषाण से ले लेंगे, उसके बाद आपका जो है ताम्रपालिक जो वो होती हैं साइट्स वहाँ से ले लेंगे, उसके बाद हड़प्पा वाली एक दो साइट ले लेंगे जो उत्तर प्रदेश में है, उससे भी आगे बढ़ेंगे तो कुछ जैसे हमारे रामायण महाभारत से रिलेटेड भी कुछ जो है साइटें हैं वो ले लेंगे। उसके बाद आपका जो है जब अब हमारा मेडाइवल हिस्ट्री चलते हैं तो वहाँ भी हमारी कुछ साइट्स हैं, एक दो साइट हम वहाँ से ले लेंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल जो भी आपकी पुरातत्विक साइट्स हैं वे एक एक दो दो लेके हम इसे कवर करेंगे। चाहे तो हम इस पे एक फिगर भी बना सकते हैं, वही कि भाई उत्तर प्रदेश का एक फिगर बना लें और उत्तर प्रदेश के इस फिगर बना के हम उसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आपकी आर्कियोलॉजिकल दिखा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रह जाएगा, इस फिगर का आप यूज करें। फिगर का यूज करने की लगातार कोशिश करनी है। जैसे अगर हम चाहेंगे तो देखो हम कहेंगे जी देखो यहाँ एक बेलन वैली एक इम्पोर्टेंट साइट है उत्तर प्रदेश की, जब हम आप देखते हैं हम चाहें तो हम फिर कह सकते हैं देखो लहुरा देव आपकी एक इम्पोर्टेंट साइट है। अगर आप इसमें देखें इधर आपका मेरठ वाले एरिया में देखते हैं तो एक हस्तिनापुर आपकी इंपॉर्टेंट साइट है जो आपकी महाभारत से लिंक होती है। इसी तरीके से यहाँ देखें उत्तर प्रदेश में तो आलमगीरपुर तो आपकी इंपॉर्टेंट साइट है ही जो हड़प्पा से है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो एक आपकी बरेली में ऐचा चित्र साइट्स है जो ताम्रलिपि साइट्स आपके इससे रिलेटेड आपकी होती है। तो इसी तरीके से ओवरऑल आप 5-7 इंपॉर्टेंट साइट्स, कोल्डी हवा वाली साइट होगी, इस तरीके से 5-7 इंपॉर्टेंट साइट्स आपकी जो है इस पे हम दिखा सकते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो इस तरह एक दो साइटों को ले लो, जैसे बेलन घाटी। बेलन घाटी इंपॉर्टेंट साइट ही लेनी है क्योंकि देखो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के मामले में द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं अगर मैं पुरातत्व की बात करूं, और ये एक ऐसी साइट्स है जो आपके पूरा पाषाण काल से लेकर ना नव पाषाण काल तक की सतत संस्कृति को दिखाती है। ये हम पीछे बात कर ही चुके हैं कि ये प्री हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक की तरह कार्य करती है। ये एक पुरातात्विक
पाठ्य पुस्तक की तरह है जिसमें पूरी हिस्ट्री है आपकी पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक की। और इसी के अंदर अगर हम आप जाते हैं तो इसके अंदर एक चौपनी मांडो साइट की हमने बात की थी, तो इसके अंदर जो चौपनी मांडो साइट होती है यहाँ पर बेलन वैली के अंदर ही, वो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से एक शिकार संग्रहकर्ता वाली जो है जीवन से एक आपका जो है स्थायित्व और एक कृषि आधारित व्यवस्था में व्यक्ति कैसे चेंज हुआ। क्योंकि जब हम पूरा पाषाण काल से चलते हैं और नव पाषाण काल में जाते हैं तो इस स्थिति में व्यक्ति के जीने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। पहला आदमी अस्थायी रूप से रहता था, फिर स्थायी हो गया। पहले आपका जो है शिकार वगैरह फलों का संग्रह करता था, बाद में कृषि आधारित होने लगा नव पाषाण काल में। तो पूरा ये इस बेलन घाटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। तो एक साइट हमने ये बता दी, इसके अंदर चौपनी मांडो और इंपॉर्टेंट साइट है। फिर हम एक और आगे चलते हैं, कोल्डी हवा के बारे में बात करते हैं। कोल्डी हवा नवपाषाण कालीन के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। कोल्डी हवा वो साइट है जिसमें हमारे यहाँ सबसे पहले धान के आपके साक्ष्य मिलते हैं। ये मैंने बात भी की थी, 9000 ईसा पूर्व की बार है, इसमें यहाँ मेंशन नहीं है, आप अपने आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, इसीलिए कोल्डी हवा एक नवपाषाण काल की इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है। तो एक हमने ये साइट ले ली। कोल्डी हवा हमने क्यों ली? क्योंकि ये एक तरीके से धान की खेती की एक सबसे प्राचीन साक्ष्य है, तो ये हम इसे कह सकते हैं कि भाई ये नवपाषाण कालीन में इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। और बेलन वैली तो भाई बस्ट ऑब्वियस है, वो तो आप लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट साइट तो हो ही नहीं सकती, जो पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक की सारी बातों के बारे में जिक्र करती है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। इसके आगे मैंने जो है सराय नाहर राय ले लिया। एक सराय नाहर राय क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, सराय नाहर राय एक मध्य पाषाण कालीन साइट है, और ये भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि एक ऐसी साइट्स है जिसमें आपको मिलता है कि आपके झोपड़ीनुमा आवास, कब्रिस्तान, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो पहली बार आप कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, झोपड़ीनुमा स्थान की बात कर रहे हैं, घर की बात करते हैं, आवास की बात करते हैं, तो एक तरह से सामाजिक रूप से रहने का साक्ष्य आपको मिल रहा है सराय नाहर राय में। सराय के नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए, सराय नहीं होते जैसे पुराने टाइमों में सराय होते थे कि जहां लोग रहते थे, तो लोग जहां रहते थे, रुकते थे, रुकने के लिए सराय बनाई जाती थी पुराने टाइमों में, कि भाई कोई रास्ते में जा रहा है तो वहां एक सराय बना दी जहां लोग रुक सकते हैं, तो आवासीय स्थिति बहुत अच्छी होती है। इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि सराय नाहर राय वो है जहां आपको आवासीय घरों के बारे में पता चलता है, कब्रिस्तान के बारे में पता चलता है, और एक तरीके से एक सामाजिक आपका जो है परिपेक्ष है या एक सामाजिक जीवन की व्यवस्था आपको जो है सराय नाहर राय से पता चलती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक तरीके से स्थायी जीवन का पता चल रहा है यहां से। जैसे आपका कोल्डी हवा इंपॉर्टेंट है कि धान की खेती के साक्ष्य पता चल रहे हैं, इसी तरीके से सराय नाहर राय भी आपका एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, जहां निवास का बारे में आपको पता चलता है। इसके बाद आपका है एक बरेली जिले में आ जाएंगे। ये आपका अहिछत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बरेली में। अगर मैं उत्तर प्रदेश के अंदर ताम्र वाली जो आपकी सिस्टम है, जो ताम्र पाषाण से रिलेटेड आपकी जो है सिस्टम है, तो ताम्र पाषाण पे अगर मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में 3 साइटें मैंने डिस्कस कर ली, यहां तक काम खत्म हो गया। अब नव पाषाण काल से आगे चलते हैं, तो ताम्र पाषाण काल की बात चल रही है, जहां तांबे का भी यूज हो रहा है, ताम्र का यूज हो रहा है और पाषाण का यूज हो रहा है। इस कंटेक्स्ट में अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो बरेली, जो आज का बरेली है, वो पहले आपका अहिछत्र जो क्षेत्र था, इसमें आपका प्राचीन साक्ष्य मिलता है। इसकी खुदाई हुई, और खुदाई होने पर इसमें आपका किलेबंदी, मन के बहुत सारे उपकरण आपको मिलते हैं, और ये दिखता है कि ताम्र पाषाण के टाइम में ये एक ऐसा नगर है जहां व्यापार और नगरीकरण काफी अच्छे लेवल पे देखने को मिलता है। तो अगर उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में देखूं और मुझे कोई ताम्र पाषाण साइट बनानी हो, तो मैं अहिछत्र को इंपॉर्टेंट साइट्स है जिसे मैं मेंशन कर सकता हूं। और यहाँ पे आपकी किलेबंदी, मनकों का बनना, और यहाँ से फिर व्यापार होना, ठीक है, और एक नगरीकरण व्यवस्था का स्टेब्लिशमेंट होना, ये यहाँ आपको दिखता है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। और वैसे भी होना चाहिए, क्योंकि ताम्र पाषाण से आगे जाओगे तो आप हड़प्पा की तरफ जाओगे, हड़प्पा जाओगे तो पूर्णतः नगरीकरण हो जाएगा। तो ताम्र पाषाण वाली स्थिति में नगरीकरण होते हुए, शिल्प का डेवलपमेंट होते हुए, मन के बनते हुए ये होने ही चाहिए, वो हो रहे हैं अहिछत्र में।
फिर इससे आगे आप जाते हैं तो आपका आता है आलमगीरपुर। हम पहुंच गए हड़प्पा वाले टाइम में। आलमगीरपुर की इंपॉर्टेंट साइट आपको यहाँ से मिलती है, और ये सबसे आपका जो है पूर्वी क्षेत्र है आपके हड़प्पा के सभ्यता का। आलमगीरपुर आपने पढ़ा होगा, और यहाँ से उसी तरह की शहरी नगरीकरण की व्यवस्था मिलती है। ये आपको आइडिया है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। फिर इससे ऊपर आगे हम चलेंगे और हम दिखाएंगे एक हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर भी मेरठ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि हमारा जो महाभारत से रिलेटेड जो आपका एक तरीके से सिस्टम है, जो हमारी संस्कृति का पार्ट है, जिसे हम एक तरीके से मानते हैं कि ये हमारा महाकाव्य परंपरा है। तो महाकाव्य परंपरा को एक तरीके से ऐतिहासिक सिस्टम से जोड़ने की कोशिश की गई है, और इसके लिए हस्तिनापुर की खुदाई हुई, और हस्तिनापुर में इसके कुछ प्रारंभिक साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपके प्रारंभिक साक्ष्य भी मिले हैं। अब इस साक्ष्य पे फिर दोबारा खुदाई होगी, और कोशिश ये है कि जो हमारे महाकाव्य परंपरा है उसको इतिहास के रूप में भी स्टेब्लिश मिले, और उसे इतिहास के रूप में भी एक स्वीकृति मिले। ठीक है, तो उसको देखने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जो है यहाँ जो है खुदाई हुई, और आगे भी ये खुदाई होगी। तो हस्तिनापुर एक बहुत प्रोमिनेंट साइट है जो हमारी महाकाव्य परंपरा को इतिहास के साथ जो है उसको प्रूफ किया जा सकता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट साइट है, इसके बारे में बात चल रहा है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा ये आगे हस्तिनापुर वाला महाभारत वाला चीज चल रहा है, फिर हमारे आगे चुनार में मिर्जापुर का चुनार किला, ये भी एक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है। अगर इस साइट के बारे में देखेंगे तो ये वास्तव में एक ऐसी साइट है चुनार का किला, जो आपका मेडाइवल हिस्ट्री से लेके ना, जब मध्यकालीन भारत चल रहा है और उससे लेके ब्रिटिश तक के टाइम में लगातार आपको चुनार के किले से रिलेटेड वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये आपकी प्राचीन साइट है, इसमें आपको जो है सारा मुगल काल, आपका ब्रिटिश काल तक की निरंतर बनी हुई है। तो इस पहाड़ी दुर्ग के बारे में भी को भी संरक्षित किया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट्स है अगर आप जो है देखें इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो इस तरीके से हमने पूरा पाषाण काल से लेके और ब्रिटिश टाइम तक जितने भी आपके जो है आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट साइट्स हो सकती है, उसके बारे में हमने 6-7 साइटों के बारे में इंपॉर्टेंटली डिस्कस कर लिया, और इसे एक फिगर में भी हम मेंशन कर सकते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है कि भाई जो हमारा उत्तर प्रदेश का पुरातत्व निदेशालय है उसकी भूमिका क्या रही है, वो किस तरीके से वर्क करा है। और ये हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं बताना है, ये उत्तर प्रदेश का जो आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टरेट है उसके बारे में बताना है। इसीलिए जर्नल आप बुकों में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या काम करती है, इसके बारे में आपने बताना शुरू कर दिया। नहीं भाई, आपको उत्तर प्रदेश का जो डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी है उसी के बारे में बात करनी है, उसी ने अभी तक क्या काम किए हैं और वो क्या अपनी भूमिका निभाता आया है, उसी के बारे में बात करनी है, तभी वो आपको मार्क्स देगा। ठीक है, अब इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले क्या काम करता है, सबसे पहले सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण और संरक्षण प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी चीज का सबसे पहले एक सर्वे करेगा, कोई साइट्स होगी उसके बारे में जानना है तो सबसे पहला पर्पज इसका क्या होगा कि सर्वे करा जाए, क्या अभिलेख मिले हैं उसके बारे में जानकारी दी जाए, और फिर इसके संरक्षण की क्या प्रक्रिया हो, ये आपका इनिशिएटिव लिया जाता है सबसे पहले। अब ये कैसे करता है, अगर ये ऐसे देखे तो उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष संरक्षण अधिनियम है एक 1956। तो इसके अंदर इसे ये पावर दी गई है कि वो कोई भी आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स या कोई भी अवशेष या कोई भी ऐसा ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स उसके बारे उसका सर्वे कर सकता है और उसे देख सकता है क्या वो संरक्षण योग्य है या नहीं है। जो भी साइट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बाहर है, क्योंकि अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर है ही तो एएसआई उसे प्रॉपर कंजर्व कर ही रही होगी, संरक्षित कर ही रही होगी, तो फिर उत्तर प्रदेश क्यों करेगा, वो तो सेंटर ही कर लेगा। अब जो साइट सेंटर नहीं कर रहा है, इस तरह की साइटों को इस 1956 एक्ट के तहत डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी उत्तर प्रदेश के पास पावर है कि वो उसका सर्वेक्षण कर सकता है और देख सकता है सर्वे करके कि भैया संरक्षण योग्य है, काम का है, नहीं है। अगर इस कंडीशन की तरफ देखें तो अब तक जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट गाइडलाइन के तहत लगभग आपका जो पुरातत्व निदेशालय है वो 143 साइटों को संरक्षित करता है। तो इसने ऐसी 143 साइटें चुनी जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं उसे संरक्षित करता है, वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट है और उनका संरक्षण अब ये कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई 143 साइटों का जो है संरक्षण कर रहा है उत्तर प्रदेश का ये
निदेशालय, तो इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब इसको करने के लिए इसने कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाए। अब जैसे आगरा, झांसी, वाराणसी, इस तरीके से कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाए हैं ताकि पूरे उत्तर प्रदेश का जो आप इस निदेशालय को जो है संरक्षण करना है साइटों का, तो वो एक विकेंद्रीकरण रूप में कर सके। मान लिया आगरा के नियर अबाउट है, जैसे फतेहपुर सीकरी हो गया, ये वाला हो गया, उसका संरक्षण करना है तो भाई वो वहाँ आगरा में हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाए गए और 143 साइट्स हैं इसके पास जिसको ये संरक्षित करने का काम कर रहा है 1956 एक्ट के तहत। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसने अभी तक काम किया है, तो ये एक योगदान हो गया, ये इसकी भूमिका आ गई। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका आ गया कि भाई अब इसने बहुत सारी कुछ रिसर्च भी की होंगी, कुछ साइटें खोदी भी होंगी, कुछ डिस्कवरी भी की होंगी जब इतने दिन से काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब सर्वे करेगा तो सर्वे करके 2-4 जगह देखेगा, खोजेगा, कुछ नई चीज भी तो करेगा, तभी तो आर्कियोलॉजी करने का कुछ फायदा होगा। पुरातत्व से कोई इंफॉर्मेशन तो ली होगी, तो वही इसमें जो है हम बताएंगे। तो हम कहेंगे कि भाई कौन से अनुसंधान और कौन से खोजें अब तक उत्तर प्रदेश निदेशालय, पुरातत्विक निदेशालय कर चुका है। तो 2-3 हमने 3-4 इंपॉर्टेंट वो हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे और ये ऐसी सारी मैंने पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट और भी बहुत सारे हैं। भाई रिसर्च कर रहा है इतने दिन से तो और बहुत सारी रिसर्च की होगी इसने, और बहुत सारी छोटी छोटी साइटें खोजी हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट साइट डाली है जो हमें ज़्यादातर मालूम है और थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, जिसे हम इजिली लिख सकें। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी की साइट से ही मैंने ये ली है, तो आप बेफिक्र होकर इसे कर सकते हैं, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन है इसके साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से ले लिया और फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, नहीं नहीं, ये उत्तर प्रदेश की डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी की जो साइट्स है उस पे जाके आप इसे देख सकते हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से इसे दिया हुआ भी है, लेकिन बहुत सारी दी हुई है, उसमें से हमने कुछ सेलेक्टिव मैंने जो है मेंशन की है ताकि ये हमारे काम आ जाए, यूज कर लें, हम इसे याद कर लें। एक तो है आपका विंध्य क्षेत्र, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विंध्य क्षेत्र के अंदर हमारी लगभग जो आपका सेल चित्र की बात करते हैं हम, कि जो पुराने आपके जो हैं रोक पेंटिंग है, तो मिर्जापुर सोनभद्र में रोक पेंटिंग आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। भीमबेड़का के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोक पेंटिंग अगर आप देखें तो सोनभद्र और आपके मिर्जापुर का वाला जो एरिया है, इस वाले उसमें एरिया में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें हमने बात भी की थी आपसे। ठीक है, कि आपका पंचपति हिल आपका जो है सोनभद्र में है, जहाँ बहुत सारी आपकी जो है रोक पेंटिंग मिलती है, वही उस चीज़ का विंध्याचल क्षेत्र में उस चीज़ की इन्होंने डिस्कवरी करी, उस चीज़ की इन्होंने रिसर्च करी आर्कियोलॉजिकल साइट ने, पता चलाया कि भाई उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे सेल चित्र मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक कालपी जो है, यमुना घाटी के पास एक कालपी बड़ा इंपॉर्टेंट आपका स्थल है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर है। इसमें क्या मिलता है, ये आपका 45,000 पुराने मानव गतिविधि प्रमाण पत्र मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो बहुत पुराने मानव के जो है साक्ष्य मिलते हैं कालपी से। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट साइट होगी जो इन्होंने रिसर्च की है। ठीक है, इसके बाद आपका लहुरा देव तो आपका बहुत फेमस है ही, जहाँ संत कबीर नगर में, जहाँ आपके प्राचीनतम कृषि के प्रमाण मिलते हैं। देखो कोल्डी हवा में भी प्राचीन प्रमाण मिलते हैं, लेकिन लहुरा देव में उससे भी ज्यादा आपके प्राचीन स्तर के प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहले कोल्डी हवा में मिले थे, लहुरा देव में उसके बाद रिसर्च हुई। लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार सबसे पुराने साक्ष्य जो है लहुरा देव में है, उससे पहले कोल्डी हवा माने जाते थे। तो कोल्डी हवा और लहुरा देव दो इंपॉर्टेंट साइट्स है जिसमें प्राचीन साक्ष्य आपको मिलते हैं धान के। ठीक है, एक मल्हार और रजनाला ये हैं, ये आपका मल्हार और रजनाला दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ये भी भाई आपकी आयरन टेक्नोलॉजी के सबसे प्राचीन साक्ष्य में से एक ये मिलते हैं यहाँ पे, कि किस तरीके से धातुक्रम होता था और किस तरीके से आयरन टेक्नोलॉजी चलती थी, वो सोनभद्र मिर्जापुर वाले एरिया में एक इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो ये 3-4 आपकी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी या इंपॉर्टेंट खोज की है उत्तर प्रदेश का जो पुरातत्व निदेशालय है उसके द्वारा। ये आप मेंशन करोगे तो आपका अच्छी तरीके से बेहतरीन यूपी के कंटेक्स्ट में चीजें आ जाएंगी। अब डिस्कवरी भी होगी तो कुछ संरक्षण भी करेंगे भाई, तो संरक्षण कर रहे हैं, संरक्षण में पुनर्रक्षण, कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन का भी तो कार्य करेंगे।
क्योंकि जब इतना सारा कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी हैं जिनका विशेष परियोजना चलाई जाती है उत्तर प्रदेश निदेशालय के द्वारा, जैसे आपका चुनार का किला है मिर्जापुर में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़वा सागर का किला है झांसी में। तो इन सारी साइटों को, बहुत सारी साइटों को प्रिजर्व करने की कोशिश है। इसमें हमने एक दो एग्जाम्पल डाला, इस तरह की साइटों को ये संरक्षित भी करती है जो इंपॉर्टेंट साइट्स है। और भी बहुत सारी साइट्स है, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। जैसे आपका सारनाथ का जो है वो है, सारनाथ वाला एरिया भी डाल सकते हैं। सारनाथ में जो आपकी बुद्ध से रिलेटेड साइट्स हैं उसको भी कंजर्व कर रहे हैं, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी इस तरह के एग्जाम्पल डाल सकते हैं। सारनाथ वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, जिसे प्रिजर्व करती है आपकी जो है ये वाली, और या इस तरह चुनार का किला भी इंपॉर्टेंट है जिसे प्रिजर्व करती है, और उसको विशेष तौर से संरक्षित करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम ये चलाते हैं, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया है, एक आपका जो है स्थल संग्रहालय भी बनाया है, मतलब साइट म्यूजियम भी बनाया है। साइट म्यूजियम क्या है, ये कि जो पर्टिकुलर साइट को संरक्षित कर रहे हैं उसी को दिखाने के लिए, उसको मैं जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, या एक ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है क्या इसकी महत्व, इसे दिखाने के लिए ना उस पर्टिकुलर साइट्स पे इन्होंने छोटे छोटे संग्रहालय भी बनाने का काम किया है। और इस तरीके से भी वो एक तरीके से संरक्षित करने के, कंजर्व और प्रिजर्व करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये भी आपका जो है एक इंपॉर्टेंट है। जैसे मऊ कला सोनभद्र में, चुनार में, महोबा में, यहाँ इन्होंने बहुत सारे स्थल संग्रहालय भी बनाए हैं एक तरीके से जन जागरूकता को फैलाने के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट आता है। अच्छा जी, तो कंजर्व भी हो गया। अब इसके बाद ये कुछ रिसर्च वगैरह भी कर रहे हैं, और कुछ एक तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस भी फैलाने की कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारे इनके जो है ना प्रदर्शनी लगाते हैं, व्याख्यान स्टार्ट करवाते हैं, भाई पुरातत्विक स्थलों पे व्याख्यान होते हैं, बहुत सारी प्रदर्शनी होती है, ताकि एक अवेयरनेस हो सके और इसके रिलेटेड और फर्दर रिसर्च के लिए लोग आगे आएँ और ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल साइटों की रिसर्च हो सके, इसके लिए काम कराते हैं। और इसके लिए इनकी एक पत्रिका निकलती है, प्रागधरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है यूपी से, जो आपका यही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट निकालता है, प्रागधरा। ये आपकी जो है एक तरीके से इसकी जन जागरूकता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है। एग्जाम पे लिख के आप डाल सकते हो कि इसकी शोध पत्रिका प्रागधरा है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से इसने जन जागरूकता फैला दी। एक और इंपॉर्टेंट काम करता है ये कि जो भी प्राचीन वस्तु है ना उसका पंजीकरण भी करता है। जो भी बहुत एंटीक व्यक्ति वो है एंटीक है, बहुत पुराने प्राचीन आपका जो है वस्तु है, उनका रजिस्ट्रेशन करता है, ताकि पता रहे कौन सी प्राचीन चीज कहाँ एग्जिस्ट करती है, उसका एक डाटा मेंटेन करना है इसे। और स्पेशली वो प्राचीन चीज जो निजी क्षेत्र में है, निजी व्यक्तियों के हाथों में है, ताकि उसको सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा कैसा करता है, इसमें एंटीक एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट 1972 के थ्रू इसे पावर मिलती है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कि ये प्राचीन वस्तु का पंजीकरण कर सके और उनका प्रॉपर तरीके से नियंत्रण भी करके। इसके लिए इसने कई पंजीकरण कार्यालय भी खोले हैं। तो वाराणसी, झांसी, आगरा जैसे एरिया में पंजीकरण कार्यालय हैं जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा प्राइवेट व्यक्ति को, और ये एक तरीके से उस पर नियंत्रण भी रखें, क्योंकि वो एंटीक व्यक्ति वो है वस्तु, तो उसको कहीं ना कहीं संरक्षित भी रखना है और उसका एक रिकॉर्ड भी रखना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्क करता है आर्कियोलॉजिकल साइट्स के। अगर डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी की हम बात करते हैं तो ये 4-5 उसके वर्क हैं, और प्रॉपर इसमें हमने उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में ही सारी चीजें ली हैं, उसी के कंटेक्स्ट में सारे एग्जाम्पल दिए हैं। और इस तरह की चीजें आपको, इस तरीके से ये फायदा आपको होता है कि आप इसमें ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं जब आप यूपी के कंटेक्स्ट में ही चीजें लिखेंगे। फाइनली आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई ये हमारा जो निदेशालय है ये हमारी पुरातत्विक धरोहर को मेंटेन करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और अंततः हमारे इतिहास व सांस्कृतिक विकास को ना मात्र देश के लेवल पे बल्कि विश्व लेवल पे प्रदर्शित करने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में हम ये चाहे तो ये भी जोड़ सकते हो कि इस तरह की पुरातत्विक साइट उत्तर प्रदेश में जो आपका टूरिज्म हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए जो है, पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे अगर हम समझे, जैसे मान लिया हसनापुर है तो हसनापुर को एक पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जा सकता है। इसी तरीके से आप देखें तो हमारा जो सारनाथ है वो एक पर्यटन स्थल के रूप में। तो इनको हम इस कंक्लूजन में हम 2 चीज डाल सकते हैं कि भाई एक तो पुरातत्विक धरोहर को संरक्षित कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे अपनी इमेज को अच्छा कर रहे हैं, और पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी संभावनाएं क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, अगर हम जो है अब इस पुरातत्विक निदेशालय की इंपॉर्टेंस की बात करें तो। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप राइटिंग करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप पर डे का कौन कौन से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसे आप ले सकते हैं और उस पर राइटिंग कर सकते हैं, देन डिस्कस देख सकते हैं। थैंक यू।